अपनी एक कहानी में एक 19 साल के लड़के के कुछ ऐसे शब्द थे। मेरा नाम एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन है। मैं पहले सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अब आम लोगों के लिए करता हूँ। मुझे ये अंतर समझने में तकरीबन 3 दशक लग गए, और जब मैंने ये समझा तो मेरे लिए दफ्तर में मुश्किलें शुरू हो गई। नतीजन मैं अब आम जनता को उनसे बचाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं पहले हुआ करता था सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि NSA का एक जासूस। मैं किसी नौजवान इंजीनियर की तरह था जिसे ये गुमान था कि वो दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। CIA का एक जासूस जिसने अमेरिका के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को पब्लिक के सामने लाया था, जिसने अमेरिका की जनता को बताया कि सरकार उनके फोन से लेकर लैपटॉप में घुसी हुई है, जिसे उसका अपना मुल्क गद्दार मानता है, जबकि बाकी दुनिया में उसे सच्चाई का प्रतीक बताया गया है। जिसे अपने देश में खतरा महसूस हुआ तो वो भागकर रूस चला गया, और जिसको पुतिन ने 26 सितंबर को रूस की स्थायी नागरिकता दे दी थी। तो आज हम जानेंगे एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन की पूरी कहानी। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले में हम जानेंगे एडवर्ड स्नोडेन के बारे में, और अगले कुछ पार्ट्स में हम जानेंगे कि उसने कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश को बचा लिया था। 29 वर्षीय एडवर्ड स्नोडेन नामक एक युवक ने अमेरिका के ऐसे दस्तावेज लीक किए जिनसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जाने वाली जासूसी और निगरानी कार्रवाइयों का पता चलता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्नोडेन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि CIA और NSA एजेंसी के लिए काम करता था। इसलिए ये आदमी अमेरिका की एजेंसी का एक विश्वास पात्र था। तो एडवर्ड स्नोडेन ने जो दस्तावेज लीक किए थे उससे सुरक्षा और डिजिटल जासूसी के बारे में अमेरिका का एक खतरनाक रहस्य पता चलता था। खुफिया एजेंसी में काम करने के कुछ समय के बाद एडवर्ड स्नोडेन को एक बात का पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास पूरे इंटरनेट पर निगरानी रखने की क्षमता है। आप जो कुछ भी लिखते हैं या इंटरनेट पर अपलोड करते हैं वो एक जगह संग्रहित होता है। हर शब्द, हर छवि, हर वीडियो, यहाँ तक कि आपके ईमेल या आपके निजी बातचीत में क्या है ये भी सब कुछ पता चलता है। तो ये कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर 2012 को। दरअसल 1 दिसंबर 2012 को एक व्यक्ति ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को एक बेनाम ईमेल मिलता है। लेकिन उस ईमेल में क्या था, इस बारे में बात करने से पहले आइए पहले जानते हैं कि ग्लेन ग्रीनवॉल्ड कौन है। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार है। वो ब्रिटेन के गार्जियन अखबार के लिए आर्टिकल लिखते थे, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने अखबारों में से एक है। ग्रीनवॉल्ड उन पत्रकारों में से एक थे जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा फ्रीडम पत्रकारिता के लिए समर्थन करते थे। ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को 1 दिसंबर 2012 को एक अज्ञात व्यक्ति से ईमेल मिलता है। इस व्यक्ति ने दावा किया कि वो CIA और NSA के लिए काम करता है, और कहा कि उसके पास एक ऐसी जानकारी है जो कि एक गुप्त जानकारी है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जरूर पता होना चाहिए, जिसे वो उनके साथ साझा करना चाहता है। पहले तो ग्रीनवॉल्ड को बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने उस अज्ञात व्यक्ति को ईमेल करना शुरू किया तो समय के साथ साथ उनको लगा कि शायद उनका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति मेल कर रहा था वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा था, बल्कि ग्रीनवॉल्ड को पहेलियों में उलझा रहा था। उन्हें यह भी संदेह था कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने 1 महीने के बाद जनवरी 2013 में उनके साथ बातचीत बंद कर दी। तो अब बात करते हैं एक और शख्स के बारे में। इस महिला का नाम है लॉरा पीस, जिन्हें कि ग्रीनवॉल्ड की तरह एक बेनाम ईमेल मिला था। लॉरा एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर थी। उनका नाम अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों की सूची में था, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया था।
इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बारे में कई फिल्में, गवांतनामो जेल और कई अन्य चीजें जो अमेरिकी सरकार को उजागर करती है, तो उसने उनके बारे में अनेक डॉक्यूमेंट्रियां बनाई थी। लौरा को लगातार हिरासत में लिया जाता था और उससे पूछताछ की जाती थी। हालांकि वो एक पत्रकार थी और अमेरिकी संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। भले ही वो अमेरिकी थी, लेकिन हर बार जब भी वो अमेरिका में प्रवेश करना चाहती थी तो उसे वहां पर रोक लिया जाता था, उसकी तलाशी ली जाती थी और उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था। लौरा और ग्रीनवॉल्ड वास्तव में दोस्त थे और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। उन दोनों में बहुत सी बातें समान थी। वो दोनों पत्रकार थे, दोनों ने स्वतंत्रता की मांग की और अमेरिकी सरकार की प्रथाओं के खिलाफ भी लड़े थे। तो इसलिए अज्ञात व्यक्ति जो ग्रीनवॉल्ड से संपर्क कर रहा था, जब ग्रीनवॉल्ड ने उसे जवाब देना बंद कर दिया तो उसने लौरा से संपर्क करने की कोशिश की। तो अब उसने लौरा को ईमेल करना शुरू कर दिया। दरअसल लौरा को ईमेल के जरिए बताया गया कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करता है और उसने ये भी कहा कि सरकार मेरे मैसेज को ट्रैक कर सकती है, लेकिन मैं जो मैसेज कर रहा हूं वो सारे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। उसके बोलने का मतलब ये था कि सरकार उस पर निगरानी रख रही है। संक्षेप में ये अज्ञात व्यक्ति लौरा को बता रहा था कि एनएसए लगभग हर चीज की निगरानी कर रहा है। पहले तो लौरा को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों तक बातचीत होने के बाद लौरा को उस पर विश्वास होने लगा क्योंकि उसने लौरा को कुछ ऐसे प्रूफ दिए जिससे लौरा को मजबूरन उस पर विश्वास करना पड़ा। तो कई महीनों की बातचीत के बाद उन दोनों ने आपस में मिलने का फैसला किया और ये बातचीत उनकी पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड थी, यानी कि किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था और उस बातचीत को अमेरिका की सरकार भी नहीं पढ़ सकती थी। जानकारी देने के बाद उन्होंने अप्रैल 2013 में एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। तो उन दोनों ने एक जगह मिलने के लिए एक प्लेस चुना और वो सहमत हुए कि बैठक हांगकांग में मेरी नामक होटल की लॉबी में होगी। ये वो होटल था जहां वो अनजान व्यक्ति रुका हुआ था, यानी कि एनएसए का जासूस जो लौरा से बातचीत कर रहा था। बैठक अमेरिका के बाहर एक तटस्थ स्थान पर होनी थी, इसलिए अज्ञात व्यक्ति ने हांगकांग को चुना। फिर उसने लौरा से ग्रीनवॉल्ड को बैठक के बारे में बताने के लिए कहा। वो जानता था कि वो दोनों दोस्त हैं, कि क्या कोई मौका है कि उनके साथ बैठकर बातचीत हो सके। वास्तव में लौरा ग्रीनवॉल्ड के पास गई और उससे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया और उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो अज्ञात व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। तो इसके विपरीत उसने जो कुछ भी उससे कहा, उससे ये साबित हुआ कि ये मामला उन सभी चीजों से कहीं बड़ा था जिस पर वो काम कर रहे थे। ग्रीनवॉल्ड और लौरा ने समय लिया और अज्ञात व्यक्ति के साथ आमने सामने बैठने के लिए हांगकांग की ओर चल पड़े और होटल की लॉबी में उसका इंतजार किया। उन्होंने सोचा कि जिस आदमी से वो मिलने वाले थे वो शायद 40-50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, लेकिन वो आश्चर्यचकित थे जब वो एक 29 साल के लड़के से मिले। ग्रीनवॉल्ड और लौरा उसके साथ उसके कमरे में गए जहां पर वो उससे पूछताछ करने के लिए गए थे। दरअसल उस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड स्नोडेन, वो आदमी जो 21वीं सदी में सबसे महान और सबसे खतरनाक निगरानी और जासूसी अभियान के रहस्य को उजागर करने वाला था। कहानी के अंदर जाने से पहले आइए पहले जानते हैं स्नोडेन के बारे में। स्नोडेन का जन्म उत्तरी कैरोलिना में हुआ था और जब वो बच्चे थे तब उनका परिवार फोर्ट मीड में एनएसए मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर केंद्रीय मैरीलैंड में चला गया था। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और 1999 से 2005 के बीच एक सामुदायिक कॉलेज में रुक रुक कर अध्ययन किया था। उन्होंने जीडी पूरा किया लेकिन कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की। उन्होंने मई 2004 में एक विशेष बल उम्मीदवार के रूप में सेना रिजर्व में भर्ती करवाया, लेकिन 4 महीने बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
2005 में उन्होंने एनएसए से संबंधित मैरीलैंड विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ लैंग्वेज में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण की अपेक्षाकृत कमी के बावजूद स्नोडेन ने कंप्यूटर में योग्यता का प्रदर्शन किया और उन्हें 2006 में केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा काम पर रखा गया, यानी कि CIA। स्नोडेन 2007 से 2 साल तक CIA के लिए काम कर रहा था, फिर 2009 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो खुफिया क्षेत्र से बहुत दूर नहीं जा सका, तो उसने फिर NSA के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने उनके साथ एक अधिकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं किया, उसने डेल के माध्यम से एक अनुबंध कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। इस कदम से वो चाहते थे कि उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी ऐसे दिखें जैसे कि वो अन्य कंपनियों के लिए काम कर रहे हो, ताकि वो गुप्त रूप से NSA के लिए काम कर सके। स्नोडेन ने उनके साथ एक इंजीनियर और सिस्टम मैनेजर के रूप में काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पास स्पाईवेयर में सभी प्रणालियों तक पहुंच थी और इसके सभी रहस्यों को वो जानता था। उस समय स्नोडेन ने जो देखा वो वास्तव में पागलपन था। NSA पूरी दुनिया की निगरानी कर रहा था, यहाँ तक कि मित्र देशों की भी। वो पूरी दुनिया में संचार और इंटरनेट के नेटवर्क का फायदा उठा रहे थे और स्नोडेन ने जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों का उल्लेख भी किया है। इन सभी देशों को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, हालांकि वो सभी स्तरों पर उन सभी की जासूसी कर रहे थे। वो उनके सभी संचार और नेटवर्क की निगरानी कर रहे थे। स्नोडेन ने यह भी कहा कि चीन, रूस और ईरान जैसे शत्रुओं के बारे में उनके पास बहुत ही खुफिया जानकारी है। वो उनकी गतिविधियों और उनकी निजी चीजों का अनुसरण कर रहे थे। वो उनके घोटालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे ताकि किसी भी वार्ता में अमेरिका का ऊपरी हाथ हो। स्नोडेन के अनुसार NSA के पास लैपटॉप और फोन हैक करने की शक्ति है। वो दूर से कैमरे और माइक्रोफोन चालू कर सकते हैं। स्नोडेन स्वयं हमेशा लैपटॉप और फोन का उपयोग करने वाले किसी भी उपकरण पर कैमरों को कवर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन कैमरों को दूर से हैक और चालू किया जा सकता है। NSA का उपयोग उन्होंने किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने नागरिकों से डेटा एकत्रित करने के लिए किया था। स्नोडेन ने एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जो कुछ भी हो रहा था उसे उजागर करने पर विचार करना शुरू किया। तो उन चीजों में से एक जिसने उन्हें इस पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया वो जनरल कीफ अलेक्जेंडर के साथ कांग्रेस की बैठक थी, जो उस समय 2012 में NSA के निर्देशक थे। कांग्रेस ने जनरल कीथ अलेक्जेंडर को NSA के निर्देशक को एक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। तो स्नोडेन ने फैसला लिया कि वो राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाएंगे और रहस्य को उजागर करने और NSA को उजागर करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे फाइलों और दस्तावेजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया और उन्हें छोटे फ्लैश ड्राइवर पर NSA भवन के बाहर लीक कर दिया। तो इसलिए वो कुछ समय के लिए इन महत्वपूर्ण फाइलों को इकट्ठा करता रहा, यहाँ तक कि उसने ये बातें अपनी प्रेमिका को भी नहीं बताई ताकि वो इसमें शामिल ना हो। तो अब आइए वापस हांगकांग में जो हुआ था उस पर चलते हैं। जब स्नोडेन ने पत्रकार ग्रीनवॉल्ड और डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर लॉरेंस से होटल में मुलाकात की तो वो उस कमरे में गए जहां स्नोडेन सो रहे थे। उन्होंने उससे जानना शुरू किया कि आप कहां से हैं और आपने क्या काम किया है, उसके पास क्या सबूत है और आपके पास किस तरह के दस्तावेज हैं। कहानी यह है कि ये फाइलें पूरी दुनिया की आबादी पर एक पूर्ण जासूसी अभियान के अस्तित्व की पुष्टि करती है। ग्रीनवॉल्ड और लोरा के अलावा गॉर्जन के एक अन्य पत्रकार वही अखबार जिसके लिए ग्रीनवॉल्ड काम करते थे बैठक में शामिल हुए। स्नोडेन ने उन फाइलों को खोला जो उन्होंने डाली थी और उन सभी चीजों को उन्हें दिखाया गया और उसमें से कई चीजों को उन्हें समझाया गया, जिसमें प्रिज्म कार्यक्रम, एक्स कुंजी स्कोर कार्यक्रम और विशेष खोज इंजन शामिल थे। उन्होंने कई चीजों को विस्तार से समझाया और एक डरावनी चीज जिसके बारे में स्नोडेन ने बात की कि NSA के पास टॉम लॉट्स नामक 20 डिवाइस है। तो प्रत्येक डिवाइस एक ही समय पर 1 अरब कॉल और इंटरनेट सत्रों की निगरानी कर सकते हैं
और प्रत्येक डिवाइस 125 जीबी प्रति सेकंड पर डेटा एकत्रित कर सकती है, 5 टेराबाइट प्रति सेकंड। स्नोडेन ने कहा कि इन उपकरणों को हर साल अपडेट किया जाता है और ये लगभग 13 साल पहले था, इसलिए उन उपकरणों के अपडेट भी किए गए होंगे। तो उन डिवाइसों की कल्पना करें जो उनके पास आज है। पत्रकार स्नोडेन को सुनते हुए दंग रह गए। वो विश्वास नहीं कर सके कि उन्होंने क्या सुना था। तो ये कार्यक्रम एनएसए द्वारा सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य के साथ सहयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट ने समझाया कि एनएसए को इन कंपनियों के केंद्रीय सर्वर पर मौजूद सभी सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार है। निश्चित रूप से यह खबर होटल में उनके ठहरने के दौरान जंगल की आग की तरह फैल गई। पत्रकारों ने इस वीडियो में स्नोडेन का एक वीडियो शूट किया और स्नोडेन ने एनएसए में अपने काम और उनके पास मौजूद लीक दस्तावेजों के बारे में बात की। तो ये दुनिया के सामने स्नोडेन के व्यक्तित्व को उजागर करने वाला पहला वीडियो था और निश्चित रूप से वीडियो हर जगह फैल गया। अमेरिकी सरकार इस मामले से इनकार नहीं कर सकती थी और ये दावा भी नहीं कर सकती थी कि स्नोडेन झूठा है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा मामला कम महत्वपूर्ण है और स्नोडेन अतिशयोक्ति कर रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की गई सभी जानकारियां, सभी प्रक्रियाएं इनक्रिप्टेड थी। कोई भी उन्हें तब तक एक्सेस नहीं कर सकता था जब तक कि कोई विशिष्ट लक्ष्य ना हो और इन प्रक्रियाओं के लिए न्यायिक वारंट होना चाहिए। लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि स्नोडेन ने जो कुछ भी खुलासा किया वो कानूनी था। अमेरिकी सरकार ने मामले को कवर करने की कोशिश की। वो स्नोडेन को देशद्रोही और जासूस मानते थे। वो चाहते थे कि उस पर संघीय जासूसी कानून के तहत मुकदमा चले, जिसे जासूसी अधिनियम कहा जाता है। ये कानून उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने युद्ध के दौरान राज्य के रहस्यों को लीक किया था। कल्पना कीजिए कि इस कानून का उपयोग पिछले 100 वर्षों में केवल 9 बार किया गया है। तो इन 9 में से स्नोडेन एक था। अमेरिकी समुदाय 2 समूहों में विभाजित था। कई अमेरिकी विशेष रूप से राजनेता स्नोडेन को देशद्रोही मानते थे, जबकि अन्य उन्हें वैसे भी एक नायक मानते थे। तो स्नोडेन कुछ समय के लिए गायब हो गया। वकील ने स्नोडेन को बताया कि वो स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। हांगकांग के अधिकारी उसका पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से CIA के कर्मचारी पहले से ही उसकी तलाश कर रहे थे, तो इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। योजना ये थी कि स्नोडेन विमान लेगा और हांगकांग से रूस जाएगा, फिर रूस से क्यूबा और फिर क्यूबा से इक्वाडोर। कोई सीधी उड़ान नहीं थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान जब वो रूस पहुंचा तो अमेरिकी सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया और यहाँ स्नोडेन ने खुद को मॉस्को हवाई अड्डे में फंसा पाया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उसे विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। लेकिन साथ ही रूस ने दोनों देशों के बीच अस्थिर राजनीतिक संबंधों के कारण स्नोडेन को गिरफ्तार करने के अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। क्षरण का नवीनीकरण किया गया और आज भी वो रूस में रहता है। वास्तव में कुछ समय पहले पिछले साल सितंबर 2022 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्नोडेन को रूसी नागरिकता देने का निर्णय पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका वो 2020 से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। और यही कारण था कि स्नोडेन ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया कि नागरिकता के लिए जो उसे 2022 में दी गई थी, और वो अब रूसी नागरिक बन गया है और अब उसे अमेरिका प्रत्यापित किए जाने का कोई खतरा नहीं है। भले ही रूस और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हो जाए, रूस एक रूसी नागरिक को अमेरिका प्रत्यापित नहीं करेगा। अमेरिकी सरकार अभी भी स्नोडेन के लिए प्रत्यार्पण की मांग करती है ताकि उसे उसके खिलाफ आरोपों के लिए सजा दी जा सके। और स्नोडेन का कहना है कि वो वापस जाने के लिए ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि सरकार वादा करती है कि उसका मुकदमा सार्वजनिक होगा। और निश्चित रूप से इस शर्त को स्वीकार करना असंभव है कि इससे और अधिक परेशानी होगी। तो ये थी कहानी एक अमेरिका के ऐसे जासूस की जिसने लोगों के भले के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने हर मुमकिन काम किए जो उसे सही लगा, लेकिन अपने देश और लोगों की भलाई के लिए इतना कुछ किया
लेकिन लास्ट में अमेरिका ने अपने ही देश में शरण देने से उसे मना कर दिया। देशभक्ति के इस जज्बे को सलाम है। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।